अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम रोज़ क्लिनिक के साथ हाजिर हैं और मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ रज़ा शेख। नाज़रीन, हमारे और मगरबी मुआशरे में बुज़ुर्गों के हवाले से इक़दार का बहुत फ़र्क है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप जब बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो उन्हें उफ़ तक न कहो। यानी हमारे दीन में इस बात का पहले ही इशारा दे दिया गया है कि इंसान जब बूढ़ा होता है तो उसकी जिस्मानी और ज़हनी सलाहियतें मुतासिर होती हैं। इस उम्र में जहाँ ये लोग बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, वहाँ ये बहुत से जज्बाती मसाइल का भी शिकार हो जाते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे बुढ़ापे के मसाइल के हवाले से। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं बिलाल शंदानी, साइकोथेरेपिस्ट हैं। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया। बिलाल के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर आलिया बाबर, कंसल्टेंट गैरियाट्रिक्स है और इंटरनल मेडिसिन जी, जीरियाट्रिक्स एंड डिमेंशिया एज सब जी। स्पेशलिटी। और नाज़रीन, हम ये बताते चले कि हमारे दोनों माहिरीन मारूफ हॉस्पिटल इस्लामाबाद में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर आलिया, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया बिलाल। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि हम बराह रास्त आपसे मुखातिब हैं। हमारा नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मौजूद है। मैं आपकी सहूलत की दोहरा रहा हूँ, 051-233-1678। आपके ज़हन में कोई सवाल है, आप हमारे डॉक्टर साहबान से बात करना चाहते हैं तो आप हम इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे हम बात का आगाज़ करते हैं कि 60 साल की उम्र के बाद नॉर्मली हम कहते हैं जी वो बंदा सठिया गया है, बुढ़ापा शुरू होने वाला हो जाता है। तो इस उम्र के बाद ऐसे कौन से सोशल फैक्टर्स होते हैं और कौन से फिजिकल फैक्टर्स होते हैं जो इंसान को मुतासर करना शुरू कर देते हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो हम 60 साल के साथ ये भी देखते हैं कि रिटायरमेंट की एज आ जाती है, तो सोशली आपकी ज़िंदगी में एक चेंज आ रहा होता है। आपका एक रेगुलर स्केड्यूल होता है, आप सुबह जाते हैं, आपकी जॉब है, आपके ताल्लुकात हैं अपने को वर्कर्स के साथ। और इसमें आजकल ख़वातीन भी काम करती हैं, सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, दोनों तरफ से ही आप देखिए, तो वो एकदम से डिसरप्ट हो जाता है। और बहुत सारा खाली टाइम जो होता है वो पता नहीं चलता कि अब इसको कैसे स्पेंड करें, तो दे फील एट अ लॉस। दूसरी चीज़ ये होती है कि बाय द टाइम ये 60 इयर्स तक हम पहुंचते हैं तो हमारी नेक्स्ट जनरेशन जो होती है, बच्चे जो होते हैं वो शादी हो चुकी होती है, थोड़ा सा रोल जो आपका एज अ ब्रेड विनर होता है वो डिफरेंट हो गया होता है। और उसमें ये होता है कि बहुत सारे ऐसे डिसीजंस जो कि डे टू डे उसमें लेने के होते हैं वो आपने हैंड ओवर कर दिए होते हैं अपने बच्चों को, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा उनको फील होता है कि हम थोड़ी सी हमारी वैल्यू कम हो रही है। तो पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की सोसाइटी बहुत अच्छी है, हम बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करते हैं। मैं, आपको मालूम है कि 30 साल इंग्लैंड रह के आई हूँ, वहाँ पे तो वो बहुत जल्दी ही एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम और इस तरह की चीज़ें उनके पास हो जाती हैं कि वो फील करते हैं कम्प्लीटली एट अ लॉस के घर में कोई है ही नहीं, घर से चले जाते हैं बच्चे। टू सम एक्सटेंट यहाँ पे अब ये आ रहा है ये वाला फैक्टर, क्योंकि बच्चे बाहर चले जाते हैं, पढ़ने के लिए चले जाते हैं, जॉब्स पे चले जाते हैं, तो सोशली काफ़ी फ़र्क होता है। फिज़िकली पे आपने कहा तो हमारी बॉडी हर वक्त चेंज 25 इयर्स ऑनवर्ड्स डिटीरियोरेशन की तरफ जा रही होती है, हर एक का रेट डिफरेंट होता है। तो आपका चलना फिरना, यू नो, हमारी जेरियाट्रिक्स में आपको बता दूं, जेरियोस का मतलब होता है ओल्ड मैन एंड ईएट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीट करने वाला, तबीब। तो जीरियाट्रिक्स के जो ओल्ड मैन को वो करे, वैसे हम इसको ओल्डर पीपल मेडिसिन भी कह देते हैं। तो उसमें 4 चीज़ें जो हैं वो एज अ जायंट कहलाती हैं। उसमें एक होती है इमोबिलिटी, यानी आपके मूवमेंट का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है इस एज में। फिर होती है इंस्टेबिलिटी, यानी गिरने के चांसेस, गिर जाते हैं लोग, उसके डिफरेंट रीजंस होते हैं। फिर होती है इनकॉन्टिनेंस, और आखिरी होती है इंटेलेक्चुअल, जिसके मतलब डिमेंशिया वगैरह इसमें। डॉक्टर साहब, जैसे भी आपने बात की है कि 60 साल में एक रिटायरमेंट का टाइम होता है और एकदम ड्रास्टिक चेंज आती है, सारी रूटीन उसकी जो है वो चेंज हो जाती है, तो क्या ये भी एक्सेप्ट करना मुश्किल हो जाता है? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, तो वो उन्होंने 59 में LPR ले ली। तो LPR मीन्स लीव प्री रिटायरमेंट, यानी वो रिटायर हो गए। तो 1 साल तक उन्होंने इस बात को तस्लीम नहीं किया कि मैं रिटायर हो गया। उनसे पूछे जी आप, मैं LPR पे हूँ, रिटायर नहीं हुआ मैं भी। तो इज इट नॉट डिफिकल्ट? क्या ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसको तस्लीम करना? तो इसमें एक्चुअली सोसाइटी के जो आपके होते हैं एक्सपेक्टेशंस, वो बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। जैसे बाहर की वेस्टर्न सोसाइटीज़ में पीपल लुक फॉरवर्ड टू रिटायरमेंट, कि रिटायरमेंट के बाद हम इंजॉय करेंगे, सैर तफरी करने चले जाएंगे, मियाँ बीवी होंगे। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। तो यहाँ पे जब आप बियॉन्ड रिटायरमेंट, कोई सोचता ही नहीं है पहले से
तो वो अचानक आ जाती है। जब अचानक आ जाती है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कोप विद इट। बिलाल, जैसे भी डॉक्टर साहब बात करी थी कि जैसे अचानक रिटायरमेंट आ जाती है, या एक बंदा बिजनेस कर रहा है, उसके बच्चे बड़े हो गए हैं, उन्होंने दुकान संभाल ली है, क्या वो इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाता है? देखिए, इसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं। इनसिक्योरिटी एक हिस्सा होता है, लेकिन उसमें एक ये भी होता है कि उनको एक खौफ पड़ जाता है दिमाग में कि जी अगर ठीक काम हो रहा है, अगर मेरे मौजूदगी के बगैर ये काम कर भी सकते हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वालदैन के दिमाग में यही होता है कि जी हम वालदैन हैं, हमें We बेहतर are पता perfect, है। हाँ, हाँ, हमें सब कुछ पता है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। चाहे जो भी उम्र हो उनकी, तुम्हें कुछ भी नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली इसमें फिर वो क्लैश आ जाता है। लेकिन अब वही बात है कि जिस तरह डॉक्टर आलिया ने कहा है कि जी एज के साथ आपकी डिटीरियरेशन आती है। अब बुजुर्गों में ये होता है कि जी उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे भी असर आ जाता है। आदतन ठीक है वो कुछ काम कर रहे होंगे, लेकिन एक चीज़ आप याद रखें, टेक्नोलॉजी का भी एक रोल है इसमें। जो हर कोई मतलब जो कैलकुलेटर के साथ करता है, अब एप्स आ गई हैं उसके लिए, तो उसमें भी फिर वही बात है, इंसान अपडेट नहीं होता। तो खौफ क्या चीज़ है? सबसे बुरा अंजाम को आप मान लेते हैं सच, सबूत के बगैर, इसी। और फिर जब आप उस खौफ में पड़ जाते हैं, फिर चिड़चिड़ापन, लड़ाइयाँ, बदमज़गी, ये सारा शुरू हो जाता अगर हम स्पेसिफिकली अपनी सोसाइटी के हवाले से बात करें, तो ये जब बंदा रिटायर होता है या उसका बिजनेस उसके बच्चे संभाल लेते हैं, तो क्या उनको वो इकोनॉमिकल फियर भी उनके साथ उनमें इंड्यूस हो जाता है कि जनाब हमारे हाथ से अब सब कुछ चला गया, या हम मोहताज हो गए बच्चों के? हो भी सकता है, हो भी नहीं सकता है। इट डिपेंड्स, क्योंकि सिचुएशन के मुताबिक, क्योंकि हर खानदान एक जैसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि जी उनका सोशल डायनामिक्स क्या है बच्चों के साथ। तो अब वो देखना होगा कि जी कुछ सिलसिले में होता है क्योंकि वो कहते हैं जी हमने पूरी ज़िंदगी ये काम चलाया, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। कुछ होते हैं कि बेटा देखो हमारी उम्र हो गई, तुम चलाओ। तो वो एक इट डिपेंड्स कि रिलेशनशिप किस तरह की है। डॉक्टर आलिया, जैसे आपने बताया कि नॉर्मली 40-50 के बाद बॉडी डिटीरियोरेट होनी शुरू हो जाती है, और इस डिटीरियोरेशन की वजह से मुख्तलिफ बीमारियां जी। भी साथ आना शुरू हो जाती हैं। तो वो उनकी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन होती है, मेंटल स्टेट होती है, क्या वो एक आम बीमारी भी एक बड़ी उम्र के बंदे के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है? जी बिल्कुल। हम लोग बल्कि यही कहते हैं कि जब मरीज़ खुद गिव अप कर देता है तो उसको कोई दवाई ठीक नहीं कर सकती। और गिव अप करने में बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं। डिप्रेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है जो कि एल्डरली में अंडर डायग्नोज्ड है, क्योंकि वो अपने आप को इस तरह रखते हैं कि वो शो नहीं करने देते कि हम डिप्रेस हो रहे हैं। लेकिन डिप्रेशन किसी भी चीज़ के साथ हो तो वो चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक हो जाती है। जैसे डायबिटीज़ है, आपको पता है हमारे यहाँ तो टाइप 2 डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है। इसी तरह बहुत सारी और कंडीशंस हैं जो कि न्यूरो डिजेनरेटिव जैसे होती हैं, वो सामने आना शुरू हो जाती हैं। तो कुछ डिजीज़ेस खुद मेंटल इश्यूज़ को साथ में उनका पार्ट एंड पार्सल होती हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली डिफ़िकल्ट टू मैनेज होती हैं। लेकिन आम चीज़ों में जैसे सोसाइटी, आपने जैसे मोहताज जी की बात की थी, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे से फॉर एग्जांपल आर्थराइटिस बड़ा कॉमन हो जाता है। तो आर्थराइटिस में उठ के चलना फिरना मुश्किल होता है, तो वो मोहताज जी फील करते हैं कि कोई चीज़ लेने जाना हो तो किसी के ऊपर, किसी बच्चे को आवाज़ देंगे, किसी पोते पोती को आवाज़ देंगे कि ज़रा वो पकड़ा दो, और अगर वो बिज़ी होंगे तो दे विल फील हर्ट कि देखो इनके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। इट मे नॉट बी ट्रू, लेकिन दिस इज हाउ दे परसीव दे इट। परसीव इट। जी। हमारे साथ कॉलर है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, ड्रॉप हो गए हैं जी। बिलाल, ओल्ड एज में आके एक इंसान में क्या कॉग्निटिव एंड इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस आते हैं? दो चीज़ें हैं इसमें, एक उनकी जो मेडिकल हिस्ट्री है और एक उनकी जो सोशल साइको सोशल आप कहते हैं। मेडिकल में क्योंकि देखें जिस तरह डॉक्टर आलिया ने कहा है, न्यूरो डिजेनरेशन, जिस तरह आपकी अल्जाइमर्स होता है, डिमेंशिया होता है, ये ऑटोमेटिकली आपके जो कॉग्निटिव फंक्शंस है वो अफेक्ट हो जाते हैं, या तो मोबिलिटी या स्पीच व्हाटएवर। लेकिन इसमें ये भी होता है कि जी उनकी साइको सोशल हिस्ट्री, कि जी बच्चों ने शादी की है, अपनी मर्जी के की है, बाहर रहते हैं, घर पे हैं, पैसों के क्या हाल है, घर पे क्या है, ख़ानदान में कौन किसको क्या हो गया है, किसका इंतकाल हो गया है, हमारा भी टाइम आ रहा है। तो काफ़ी चीज़ें होती हैं इसमें, अफेक्ट्स ज़रूर आते हैं, ज़रूर। आई मीन इट्स, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन उसमें स्पेसिफिकली जो जेनेरिक आप कह दें, उसके अंदर ये होता है कि जी
दो रिएक्शंस हो सकते हैं, या तो वो बहुत दिल के खुले हो जाते हैं, हर चीज़ दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, खुशी से कर रहे हैं, या बिल्कुल उल्टा चले जाते हैं, बिल्कुल अपने ही अंदर वो चले जाते हैं, बात नहीं करते, किसी से मिलते नहीं हैं। क्योंकि फिर से वही बात है, एक में उनकी ज़िंदगी, वो कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी गुजार ली है, खुशी से गुजार ली है। दूसरे होते हैं जो रिग्रेट, उसका शिकार हो जाते हैं कि हमने ये नहीं किया, अगर ये किया होता, अगर ये, अगर वो, मगर ये, मगर वो। ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो कैटेगरीज में आ जाते हैं। उसके बाद फिर देखना पड़ता है एग्जैक्टली कि जी व्हाट इज़ द सिचुएशन। लेकिन हैं, you मीन cannot के ignore it. कंफर्म है कि नहीं, चेंजेस तो confirm है, आएंगी है, और है, उसको है। उसके नहीं, जो नहीं। फैमिली मेंबर्स हैं उसको उसकी केयर करनी पड़ेगी। इट डिपेंड्स, फिर से मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए हर सिलसिले में ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दूसरी बात है कि वो कहते हैं कि जी हम चाहते हैं हम आपका ख्याल रखें, लेकिन ज़रूरत और चाहत में काफ़ी बड़ा फासला होता है। नहीं नहीं, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बात की ना कि डेफिनेटली बॉडी डिटीरियोरेट हो हाँ, गई, नहीं, of course. ठीक है, वीकनेस आ गई, डिपेंडेंसी क्रिएट होना शुरू हो गई, तो दे नीड अटेंशन। हाँ, देखें, एक होता है आपका जो फिजिकल नीड्स होती है, एक आपकी इमोशनल और जी। साइकोलॉजिकल वाली यस होती है। यस। इमोशनल साइकोलॉजिकल कोई ध्यान नहीं देता। हाँ। नहीं देते। वो कहते हैं कि जी, वालिद कहेंगे कि जी बेटा बेचैनी है, वालिद साहब आपको क्या बेचैनी है, घर है, गाड़ी है, पैसे हैं, सब कुछ है, नौकर चाकर, आपको किस चीज़ की टेंशन है। लेकिन वो इमोशनल साइकोलॉजिकल पे कोई सोचता नहीं, क्योंकि वो क्वांटिफाइबल नहीं है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। यस, ऐसी है। डॉक्टर साहब, मैंने एक रिसर्च पढ़ी, बस सवाल तो ये आखिर में करने वाला है, लेकिन उस रिसर्च में ये था कि ऐसे लोग जो जॉब करते हैं और जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो 80% विद इन 10 ईयर्स दे एक्सपायर। वो एक नेचुरल प्रिंसिपल जो है, जिसको डिसयूज एटॉप्सी है, वो उसकी जद में आ जाते हैं और समझते हैं कि जो हमने करना था कर लिया, और नेचर उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। क्या मशवरा देगी ऐसे लोगों को जो रिटायर हो जाते हैं या वो घर बैठ जाते हैं? क्या उनको घर बैठना चाहिए या उनको अपनी लाइफ को टिल एंड किसी न किसी सूरत में बिजी रखना चाहिए? ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है, क्योंकि देखिए हमें आजकल के वक्त में ज़रूरत है कि जो जॉब करके रिटायर होते हैं उनके पास वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस होता है, वो चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप वॉलंटरी वर्क के तौर पे किसी एसोसिएशन के साथ, किसी चैरिटी के साथ चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसकी बुनियाद आपको बहुत पहले से डालनी पड़ेगी। हम असल में क्या करते हैं कि हम रिटायर होते हैं और हम मस्जिद को अपना वो बना लेते हैं, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग, क्योंकि उसकी भी अपनी चैरिटेबल अगर आपने उसमें एस्पेक्ट्स रखे हुए। मैं आपको काट रहा हूँ, आप देखें वो मस्जिद को जो बनाते हैं तो वो भी हमारे किसी न ज़हन के गोशे में एक बात होती है कि बस अब वी आर गोइंग टू एंड, तो अल्लाह के नज़दीक हो जाए, बात खत्म हो रही है जी, तो अब वो कर लें कुछ। बिल्कुल। तो वो उसमें दो तरह के आ जाते हैं कि एक तो वो होते हैं कि जो कहते हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा नमाज़ें पढ़ लें, अपना हमने जो भी साथ सामान लेके जाना है आखिरत का। और कुछ लोग होते हैं वो वहाँ पे फ्रेंडशिप्स बना लेते हैं, इकट्ठे मस्जिद जा रहे होते हैं, वो उनकी नई फ्रेंडशिप्स डेवलप हो जाती हैं, फिर उसमें मसले मसाइल वो हल करना शुरू कर देते हैं। तो ये दो जो, जैसे बिलाल ने कहा, दो बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लोग अप्रोच करते हैं। एक जो होते हैं जो खुले वाले होते हैं कि हाँ लेट्स डू इट, चलो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक कहते हैं नहीं बस ख़त्म हो गया, अब हमने ख़त्म हो जाना है। तो इसके लिए आपको पहले से काम करना है, रिटायरमेंट से पहले से सोचना है। आपकी कोई सोशल एक्टिविटी ऐसी ज़रूर होनी चाहिए जो आउटसाइड ऑफ योर वर्क हो। इंग्लैंड वगैरह में गार्डनिंग करते हैं लोग, गार्डनिंग, घर आए थोड़ी सी गार्डनिंग की, वीकेंड पे गार्डनिंग की, हर बंदा लॉन मो कर रहा होता है वहाँ पे। यहाँ पे रिवाज नहीं है इस तरह का, और हमें प्रमोट करना चाहिए ऐसी एक्टिविटीज़ को। बिलाल, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं। एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है जी कि बंदे की उम्र जितनी बढ़ती है उसका तजर्बा उतना ज़्यादा होता चला जाता है, वो उतना वाइज होता चला जाता है। एक जनरेशन का ग्रुप है वो कहते हैं नहीं जी अब्बा जी आप बड़े पुराने हो गए, दौर चेंज हो गया, आपको क्या पता, अब दुनिया बदल गई, अब लैपटॉप का दौर है, अब नोट पैड का दौर है। लेकिन हम अगर उसको मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्या एज बढ़ने के साथ साथ किसी इंसान के फैसला करने की सलाहियत मुतासर होती है, जजमेंट उसकी मुतासर होती है? होती है, बिल्कुल होती है। क्योंकि देखिए जो आपने एक्सपीरियंस की बात की है, एक्सपीरियंस के साथ फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आप कह लें एक बायस आपका बन जाता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में फ़लाँ चीज़ देखी है। जिसने नहीं देखी या जिसकी उम्र छोटी है वो कहेंगे कि जी आपको क्या पता, जो आपके टाइम पे था हमारे टाइम पे शायद नहीं है। तो एक्सपीरियंस का एक बायस होता है, लेकिन इसका ये नहीं मतलब है कि जी वो अडेप्ट नहीं कर सकते। मुश्किल होता है, बिल्कुल बहुत मुश्किल होता है,
मेरे वालिदैन जो हैं वो अभी तक फेसबुक बहुत मुश्किलों से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे लिए तो इट्स चाइल्ड्स प्ले। लेकिन अगर वो कहें कि जी जाके तुम गाड़ी का तेल बदलो, मुझे नहीं पता मैं बता देता हूँ, मुझे नहीं पता, जी, जी। मैकेनिक के पास ले जाता हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। इसी तो फिर वो एक्सपीरियंस वाली बात आती है। आई वुड से आइडियली दोनों का एक कोलैबोरेशन होना चाहिए, एक मतलब आप शेयर करें एक दूसरे के साथ। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे फिर वही बात है, बदमज़गी, लड़ाई, तुम्हें कुछ भी नहीं पता, तुम बच्चों को क्या पता हो, जिस तरह टिपिकली जो होता है, तुम लोगों को कुछ भी नहीं पता। जी। और उल्टे में फिर वही जवाब भी उसी तरह के आ जाते हैं कि जी आपको क्या पता हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। आपके ज़माने में आप स्कूल जाते थे, हमारा कोविड का दौर है, हम घर पे बैठे रहते हैं, हमें डिप्रेशन हो गई है, जबकि डिप्रेशन नहीं होती क्योंकि वो अलग बात है। बट यू सी, लेकिन फिर वो मिक्स आ जाता है, वो क्लैश आ जाता है, जनरेशनल क्लैश आ जाती है। आई वुड से आइडियली यहाँ पे वही बात है फिर से कि जी सुने, क्योंकि यहाँ पे सुनने का कोई नहीं है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट कि जी आप एक दूसरे को सुने। जी। कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरे को सुनाओ, लेकिन खुद नहीं सुनना। अनफॉर्चुनेटली उसमें फिर बहुत ज़्यादा फिर वो एक रिफ्ट आ जाती है, जिसकी वजह से जो आप बता रहे हैं ये मसले आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे हम प्रोग्राम से पहले बात कर रहे थे मेडिसिन के यूज़ का, एक्सेसिव यूज़ ऑफ मेडिसिन, क्या 60 साल की उम्र के बाद जब ओल्ड एज में जाके, तो जैसे हमारी सोसाइटी में एक टेंडेंसी है, पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है तो उसको लंबा सा नुस्खा जब तक नहीं लिख के देता तो वो समझता है कि नहीं, वो डॉक्टर ने वैसे फीस ले ली मेरे से, किया कुछ नहीं उसने, ठीक है वो लोग। तो क्या ओल्ड एज में एक्सेसिव मेडिसिन का जो यूज़ है, क्या ये नुकसानदेह हो सकता है? देखिए जी, एक्सेसिव मेडिसिन हर एज में नुकसानदेह है, ये तो सीधी सी बात है। एल्डरली में कैपेसिटी कम हो जाती है, जो मेडिसिन होती हैं वो जब बॉडी के अंदर जाती हैं तो उसको डिटॉक्सिफाई करते हैं। मतलब ये नहीं है कि जो दवाई खा ली है वो अंदर ही रहती है, वो जिस्म में से निकलती है, या गुर्दों के थ्रू निकलती है या जिगर के थ्रू निकलती है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है ये कैपेसिटी कम हो जाती है। साइड इफ़ेक्ट्स, इंटरेक्शन बिटवीन दो दवाइयों के, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ दवाइयाँ, ख़ास तौर पे जो दिमाग से रिलेटेड दवाइयाँ होती हैं, उससे कई ऐसी बीमारियां आ जाती हैं, जैसे पार्किंसोनिज्म हो सकता है। और मतलब ज़्यादा हमें एल्डरली में केयर करनी पड़ती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें एजुकेट करना है। कोई भी डॉक्टर कभी भी प्रेशर में ना आए। देखें, हम पढ़ के आते हैं, हमें पता है कि हमें क्या दवाई देनी, क्योंकि हमने इतने साल मेहनत करके यही पढ़ा होता है। तो जब कोई आके गूगल पढ़ के या कोई आके हमें चैलेंज करे तो हम उन्हें बड़े प्यार से कह सकते हैं, जी हमें यह आता है, आपने अगर कुछ और करना है तो वो दैट्स अप टू यू। हम यही मैं तो साफ कह देती हूँ, मैं कहती हूँ जी देखिए, अगर मुझे आपसे ही पूछ के दवाइयाँ देनी होती तो मुझे इतना अरसा पढ़ने की क्या जरूरत। जी बिल्कुल ऐसी कॉलर है बरसात। देखिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहब क्या हाल है, ठीक हो? ड्रॉप होके जी। बिलाल, अभी फैमिलीज की बात कर रहे थे, और डेफिनेटली जब ओल्ड एज में एक शख्स आता है वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा भी हो जाता है। उसकी में आपने जैसे बताया कि उसमें बिहेवियरल चेंजेस भी आ जाती हैं, कॉग्निटिव चेंजेस भी आती हैं। व्हाट शुड बी द रोल ऑफ द फैमिली का उस पर क्या बिहेवियर होना चाहिए उनको, उसको डील करने के हवाले से? देखिए, इसमें एक होता है फैमिली का रोल, एक होता है हमारा एज अ थेरेपिस्ट हमारा काम होता है। एक फैमिली का एक ही रोल होता है, टू सपोर्ट देम। उनको आप सपोर्ट करें, सही करें गलत करें, एज लॉन्ग एज वो किसी को नुकसान नहीं दे रहे तो आप उनको सपोर्ट करें और समझें उनको। अनफॉर्चुनेटली मसला यहाँ पे होता है कि ख़ानदान वाले वो समझते नहीं हैं कि जी नहीं बस बूढ़े हो गए, इनको कुछ भी नहीं पता, बस एक कान में से सुन के दूसरे से निकालो, करो अपना करना है। नहीं, एक सपोर्ट का रोल होता है। दूसरा, समझने वाला जो होता है वो हमारा होता है, उनको सिखाने के लिए कि यार देखें आपके वालिद या वालदा के साथ ये मसला है, उनके दिमाग में ये खौफ है जो वो शायद आपको बता नहीं सकते, उनको शायद पता नहीं है, या अगर वो जिस तरह बता रहे हैं वो अलिफ कहेंगे, आप बे सुनेंगे, जी आप किसी और जवाब देंगे, वो कहेंगे हमने तो ये कहा ही नहीं है। तो वो अंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप जो आ जाती है। क्योंकि बुजुर्गों में यस चिड़चिड़ापन इसलिए आता है क्योंकि वो मोबिलिटी का मसला आ जाता है, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो सोशल लाइफ कम हो जाती है, सारा दिन घर बैठे रहना, बच्चे टाइम नहीं दे रहे हैं, वही ना, क्योंकि उनको लगता है कि जी हमने पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए दी है और अब वो जवान हो गए, हमारा तो कोई पूछता ही नहीं है। और ये एक्सपेक्टेशन होती है, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेशन है। जैसे भी हमने पहले बात की कि लिसनिंग इज आल्सो अ स्किल। जी बिल्कुल। और वो उसमें थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ी सी लिसनिंग, वो जो भी कह रहे हैं उसको आप सुन लें, और वो उनके लिए वो उसी में उनको सपोर्ट फील करते हैं अपनी। डॉक्टर साहब, आप बात करते हैं थोड़ी सी इस एज की डिजीज के हवाले से, व्हाट इज अल्जाइमर?
देखिए ये क्या डिजीज है, इसके क्या अल्जाइमर जो सिम्टम है? है ये इट्स वन ऑफ द डिमेंशिया की एक सिंड्रोम समझ लें। इसमें ब्रेन में ये न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीजेस में से है। ठीक है। यानी इसमें जो दिमाग के जो सेल हैं, खलिए हैं, वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। जी डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसमें तो पर्टिकुलरली वो एक गुच्छे से बना देते हैं। कई और चीज़ें ऐसी होती हैं। इसकी सिम्टम्स क्या हैं? सिम्टम्स ये हैं कि बड़ी आपको ध्यान से देखना पड़ता है, क्योंकि हर एल्डरली इसी तरह का लगेगा कि इसी तरह प्रेजेंट कर रहा है। होता ये है कि वो बात भूल जाते हैं, आपसे बार बार पूछेंगे कि अच्छा ये बताओ वो आया था, आप उनको बताएंगे, वो 10 मिनट बाद पूछेंगे तुमने मुझे बताया नहीं कि वो कोई आया था। मतलब मेमोरी पहले शुरू हो जाती है। वंस ये स्टार्ट तो मेमोरी से ही होता है, लेकिन बाद में ब्रेन के बाकी हिस्सों को भी इन्वॉल्व कर लेता है। तो बेसिकली इट्स वन ऑफ द डिमेंशिया के सिंड्रोम्स। डिमेंशिया के और भी होते हैं। उसमें ये लोगों को सिर्फ अल्जाइमर्स पता है, लेकिन 3-4 तरह के तो बहुत कॉमन है। जैसे एक वेस्कुलर डिमेंशिया होता है, एक होता है आपका मिक्स डिमेंशिया बहुत होते हैं, फ्रंटल एक वो होता है, मतलब एफटीडी वगैरह कहते हैं, फ्रंटो टेम्पोरल वन। लेकिन इसमें हर की एक ट्रिजेक्ट्री होती है। अल्जाइमर आसान वाला डिमेंशिया है, बट इक्वली मुश्किल भी है। आसान इसलिए कि इसकी अगर आप ट्रिजेक्ट्री देखें ना, तो ये यूँ बहुत आहिस्ता 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 मतलब डिटीरियोरेट होता है। लेकिन इसका मतलब है कि वो 8-10 साल फैमिली को उनको डिटीरियोरेट होते देखना भी पड़ता है और संभालना भी है और जी। टॉलरेट भी करना तो है। पेशेंट के लिए आसान है, फैमिली के लिए मुश्किल बहुत है। मुश्किल हो जाता है। बिलाल, कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम मुझे वालेकुम। कम्युनिकेट नहीं हो रही यार आपकी कॉल जो है। बुढ़ापे में आपने जैसे पहले बताया कि इमोशनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अगर ये इमोशनल प्रॉब्लम सस्टेन करती हैं तो इससे कोई फिजिकल प्रॉब्लम भी पैदा हो सकती है, जिसको हम पर्टिकुलर साइकोसोमैटिक टाइप प्रॉब्लम्स कह सकते बिल्कुल हैं। हो सकती है, या बिल्कुल। उसमें जैसे अस्थमा हो गया, हाइपरटेंशन हो गई, इस तरह की। देखिए, जो साइकोसोमैटिक सिम्टम्स की जो आपने बात की है, जब आप अपने इमोशंस की आप बात नहीं करते, आपके 3 ऑर्गन्स होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं, लंग्स, स्टमक, हार्ट, तीनों। आपके या तो आपको लगेगा कि जी सीने में बहुत बोझ है, बहुत यहाँ पे बोझ और टाइट हो रहा है, मैदे के मसले, एसिडिटी, रिफ्लक्स होगा, आपका सांस लेने में भी थोड़े से मुश्किल पैदा होंगे। लेकिन आप जितने भी टेस्ट कराएंगे सारे क्लियर आएंगे। स्पेसिफिकली इसका ये मतलब है कि जी टेंशन, स्पेसिफिकली टेंशन भी 3 किस्म के होते हैं। एक होता है जिस्मानी, फिजिकल, मिजाजी, इमोशनल, और दिमागी, साइकोलॉजिकल। लेकिन रिजल्ट्स उनके वही होते हैं, 3 ऑर्गन्स आर अफेक्टेड। और जैसे ही आपको पता चले कि जी वालिद को बस अचानक खांसी हो रही है और कुछ ठीक नहीं कर रहा, मेरे ख्याल में आई थिंक आइडियल यही होगा कि जी आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं। एंड व्हेन यू से आप क्या सोच रहे हैं, मसला क्या होता है, लोग फिर हल ढूंढना शुरू करते हैं। वो सुनने को नहीं करते, वो नहीं सुनते, वो हल ढूंढते हैं। जो बता रहा होता है वो उसको हल नहीं चाहिए, वाले जो है वो हल नहीं चाहते, उनको पता है हल क्या है, लेकिन वो कोई उनकी बात सुने, सिर्फ सुने। ठीक है जी हमने सुन लिया, आप देख लेना। और उसी में उनका कैथारसिस हो जाता है। ये ही बिल्कुल हाँ, ऐसे। जी हाँ। डॉक्टर साहब, आपका स्पेसिफिक एरिया है, स्पेसिफिक फील्ड है डिमेंशिया। जी हमारे नाज़रीन को बताएं ये क्या होता है और इसके क्या सिम्टम आते हैं, क्यों होता है, फैमिली में हम इस पर बात करते हैं आगे साथ साथ। अच्छा जी। तो डिमेंशिया, जैसे मैंने आपसे बताया कि इट्स एन अम्ब्रेला टर्म है। इसमें बहुत सारे चीज़ें आ जाती हैं। ज़्यादातर अल्जाइमर्स का होता है। वेस्कुलर डिमेंशिया वो होता है कि जिनको स्ट्रोक वगैरह हो रहे होते हैं, तो उनको उसमें भी मेमोरी लॉस आ जाता है। अच्छा, ये इट्स नॉट ऑलवेज मेमोरी लॉस। आप इमोशनली थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं, पर्सनालिटी चेंज आ जाता है। बाज़ लोग अपने फेमिलियर जगहों पे भूल जाते हैं, मतलब गुम जाते हैं। हालांकि वो सारी उम्र वहीं रहे होते हैं, लेकिन वो गुम जाते हैं अपनी जगहों पे। जैसे सुपरमार्केट है आपकी, आप रोज़ उसी सुपरमार्केट पे जाने, अचानक आपको याद ही नहीं रहेगा कि अरे वो काउंटर कहाँ था जहाँ मुझे पैसे देने। फिर कुछ ऐसे होते हैं कि जिसमें लैंग्वेज का मसला आ जाता है। मतलब इसमें ये क्योंकि दिमाग की बात है, तो डिमेंशिया किसी भी पार्ट का जो डिटीरियोरेशन होता है उसके हिसाब से सिम्टम्स देता है। ज़्यादातर मिक्स डिमेंशिया होते हैं, और वेस्कुलर पाकिस्तान में ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि देखें डायबिटीज़ यहाँ पे ज़्यादा कॉमन है। रिस्क फैक्टर यही हैं कि डायबिटीज़ हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया आपका हाई, कोलेस्ट्रॉल,
स्मोकिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये वैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स हैं। और उसमें हमें ये देखना है कि ये कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो इनकी डेली लाइफ को इम्पैक्ट कर रही है, क्योंकि एक चीज़ होती है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, उसको हम MCI कहते हैं। वो ये है कि चलो थोड़ा सा यहाँ भूल गए, कुछ समझ में नहीं आया, अच्छा चलो अपने फाइनेंसेस नहीं कर पा रहे, कोई और कर लेगा, लेकिन उनकी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट नहीं आ रहा, तो वो डिमेंशिया नहीं है। डिमेंशिया वो होता है जब उनकी डेली लाइफ पे इम्पैक्ट आ जाता है। क्या हर इंसान को इस बात का खतरा हो सकता है कि उसको डिमेंशिया हो सकता है? ये अभी तक स्टडीज़ में कोई समझ में नहीं आई, मल्टीफैक्टोरियल है। यानी अल्जाइमर्स की अगर आप एग्जांपल ले लें तो एक स्कूल ऑफ थॉट था कि जी ये जेनेटिकली इसमें कोई जेनेटिक फैक्टर्स हैं, लेकिन फिर इक्वली उन्होंने दो जब आइडेंटिकल ट्विंस को स्टडी किया तो एक में था एक में नहीं था। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच वी डोंट नो अबाउट। हाँ, ये ज़रूर है कि आजकल के दौर में पोल्यूटेंट्स हैं, एनवायरनमेंट में, बिल्कुल प्रोसेस्ड फूड्स हैं, बहुत सारी हमारी प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो गई हैं। एक जो मोस्ट रीसेंट आ रहा है वो ये है कि हम रात को सही सोते नहीं हैं, और हमारा जो ब्रेन का जो क्लेंजिंग का सिस्टम है वो रात को एक्टिव होता है। तो जब हम देर तक जागते हैं और सुबह उठते हैं तो वो हमारा सही से डिटॉक्सिफाई नहीं हुआ होता। ज़ाहिर है रिसर्च हो रही है, ऑन गोइंग है। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि किसी को भी खतरा, तो वो तो किसी को भी हो सकता है। हाँ। जी। क्या इसमें जेनेटिक्स का भी कोई रोल है? अगर फैमिली में रन कर रही है ये बीमारी तो अगली पॉपुलेशन है वो उसको हाई रिस्क कह सकते हैं? कुछ चीज़ें, कुछ डिमेंशिया की टाइप्स हो सकती हैं, बट अगेन इट्स वेरी रेयर कि इस तरह की कोई चीज़ हो। कुछ होते हैं जैसे हंटिंगटन्स हो गया, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, वो टिपिकली जेनेटिक होती हैं, लेकिन जो वाइडली कॉमन जो हम डिमेंशिया देखते हैं उसमें बहुत कम जेनेटिक्स का इन्वॉल्वमेंट है। बिलाल, बच्चे सारे बाहर बैठे हुए हैं, सारी उम्र बच्चों को दिया, पढ़ाया, बाहर भेज दिया, अब मियाँ बीवी माई बाबा दोनों घर में अकेले बैठे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, डिप्रेशन आ रहा है और इरिटेशन हो रही है, गुस्सा आ रहा है, नौकरों पे निकाला जा रहा है, ओल्ड एज है। क्या इस लेवल पे एक साइकोलॉजिस्ट जो है या साइकोथेरेपिस्ट जो है उनकी प्रोफेशनल हेल्प कर सकता है? एब्सोल्युटली कर सकते हैं। देखिए, मसला ये नहीं एक होता। कॉलर ले लें, एक अच्छा, कॉलर ले प्लीज, लीजिए, प्लीज। एक कॉलर ले लें। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी, फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, इमरान अर्ज कर रहा हूँ। जी इमरान, क्या पूछना चाहेंगे? जी, मैं ये डॉक्टर आलिया से पूछना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर साहब, मैं डायबिटीज का पेशेंट हूँ, तो तकरीबन रोजे में अल्हम्दुलिल्लाह सारे रख रहा हूँ। जी जी। तो डायबिटीज है मुझे तकरीबन कह देंगे 13 ईयर्स के, 13 ईयर्स, अबाउट 13 ईयर्स हो गए। तो वैसे भी डिसेबल पर्सन हूँ, तो मुझे क्या यानी कि कंसल्ट करेंगे कि क्या मैं खाऊं पीऊं और क्या मैं मतलब अपने आप को कुव्वत मुदाफियत बढ़ाने के लिए क्या इस्तेमाल करूं कि मुझे ज्यादा फीलिंग ना हो। आपकी एज कितनी है? एज एज मेरी तकरीबन 35 प्लस। यार आप तो जवान है यार, जो मर्जी खाएं पिए आप। हाँ, मौज करें, क्या किस बात की फिक्र आपको लगी हुई है यार? हाँ। नहीं, मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि डिसेबल भी हूँ ना मैं। अच्छा, नहीं डिसेबल किस हवाले से डिसेबल है? जी 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 जी, तो इसलिए नहीं, आपकी डिसेबिलिटी क्या है मुझे बताइए आप। डिसेबिलिटी मेरी टांगे दोनों यानी कि ना पोलियो की वजह से नहीं है। जी जी, ठीक है। हाँ, और दूसरा मेरे दोनों हैंड भी यानी कि ना पोलियो की वजह से नहीं है। अच्छा, हाँ, ये डॉक्टर साहब इसमें एक है कि क्योंकि फिजिकल इसमें एक्सरसाइज नहीं है। बिल्कुल और एक मशवरा मैं और करना चाह रहा हूँ डॉक्टर आलिया से कि मेरी वालदा है जी, उन्हें है गठिया, तो उनके लिए मुझे कुछ सजेस्ट कर दें, क्योंकि मैं बहुत उनके लिए कोशिश कर रहा हूँ कि उनकी कोई मेडिसिन बन जाए जिनकी उनकी तकलीफ कम हो। चले, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है वालदा को जी? अच्छा अच्छा। तो जी पहले आपके लिए तो ये है कि देखें, आप पता नहीं मुझे, आप शायद क्या दवाई ले रहे हैं, इंसुलिन ले रहे हैं, कौन सी दवाई ले रहे हैं ये शुगर के लिए? जो भी ले रहे हैं आपने शुगर कंट्रोल रखनी है। मतलब कुछ भी खा रहे हैं आप, डायबिटिक्स की डाइट जो होती है ना वो आम हेल्दी डाइट से डिफरेंट नहीं होती। हमें जो एक्चुअली जो डायबिटिक्स को हम डाइट देते हैं हम सबको वही खानी चाहिए, यानी कंट्रोल में कार्बोहाइड्रेट्स हों, कंट्रोल में एक आप अगर उसको पोर्शन के हिसाब से रखें तो
कार्बोहाइड्रेट्स आपके, जैसे अगर आप खा रहे हैं तो जैसे चक्की का आटा खाएं, वाइट फ्लावर कोशिश करें ना खाएं। आप अगर डबल रोटी खा रहे हैं तो ब्राउन ब्रेड खाएं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। अभी हमने लेनी एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी, हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे। तो ये इस जस्ट वन वे स्ट्रीट, अनफॉर्चुनेटली इट विल गो ओनली डाउनवर्ड्स। यानी जब डिमेंशिया शुरू हो जाता है तो वो ठीक नहीं होता, वो सिर्फ नीचे ही की तरफ जाता है। और इसका नीचे जाने का जो टाइम है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट टाइम पे। इसमें एक बात ये होती है कि जब डिमेंशिया होता है तो बाज़ औक़ात उनकी जो हम बिहेवियर जो होता है हम उसको मैनेज करते हैं, हम डिमेंशिया केयर करते हैं, हम डिमेंशिया की ट्रीटमेंट एज सच नहीं भी कर सकते, तो हम उनको अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत कॉमन है, हम कहते हैं जी अच्छा अम्मी आपने क्या खाना है या अब्बू आपने क्या खाना है। अब डिमेंशिया का पेशेंट जो है उसकी कैपेबिलिटी इतनी नहीं है कि वो जवाब दे। आप उनसे पूछें अम्मी आपके लिए टोस्ट बना दूं या पराठा खाना है, दो चॉइसेस दे दें, वो उसको मैनेज कर लेंगे, दो में से एक बता देंगे। फिर क्या होता है कि जब डिटीरियोरेशन आता है तो इसमें फिर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी आ जाते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स आ जाते हैं, उनकी मैनेजमेंट होती है, उसके लिए दवाइयाँ देते हैं हम। लेकिन ट्रीटमेंट करके रिवर्स करने का स्लो किया जा सकता है और उसको। जी, लेकिन कॉलर है रिवर्स हमारे से। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम कहाँ से बात कर रहे हैं? सर, मैं रवि मंडी से बात कर रहा हूँ। जी, क्या पूछना चाहेंगे? मैंने साहब के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी थी। जी, इनको पार्किंसन की बीमारी है, फिर इनकी बताइए। बॉडी ना पीछे की तरफ गिरती है और बॉडी कांपती है। अच्छा। के लिए कोई अच्छी टैबलेट वगैरह बता दें तो। पहले वो ले रहे हैं वैसे। हाँ हाँ, कुछ पूछना चाहेंगी? मैं पूछना चाह रही हूँ कि क्या बताए ना, कौन दोबारा सी बताइए, बीमारी क्या है? प्रॉब्लम, क्या दोबारा बताइए। उनको पार्किंसन की बीमारी है। पार्किंसन है जी, हाँ, पार्किंसन। बॉडी उनकी ना पीछे की तरफ गिरती है जी। और जिसम हार्ड हार्ड रहता है, सख्त रहता है टांग वगैरह ना। हम अभी बात करने वाले थे इसके ऊपर जी, बिल्कुल, पार्किंसन के ऊपर। देखें जी, पार्किंसंस जो होता है, ये जो कपकपाने वाली टिपिकल इसके यही होते हैं कि ये भी न्यूरो डिजेनरेटिव जी। ही है अनफॉर्चुनेटली। और इसमें भी अगेन डोपामीन ही एक कॉलर और ले लीजिए, जी, टाइम आपका जी। शॉर्ट हो जाएगा। जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ड्रॉप हो गई जी। अच्छा जी, तो उसमें ये है कि जो कपकपाना होता है इसको हम दवाइयों से कंट्रोल करते हैं। देखें, ये पार्किंसंस अगर डिजीज़ भी है, अगर ख़ास तौर पे अगर डिजीज़ है तो ये भी आहिस्ता आहिस्ता इस नीचे की तरफ जा रही होती है। और इसमें जो पीछे की तरफ गिरती हैं, ये पोस्चरल इंस्टेबिलिटी पार्ट एंड पार्सल ऑफ पार्किंसन डिजीज़ है। तो इनका आपने रेगुलर कोई न्यूरोलॉजिस्ट रखना है जो कि इनकी दवाइयों को बाकायदा मैनेज करें। आप हर 6 महीने बाद जाके इनकी रिव्यू करवाइए। दवाइयाँ एडजस्ट करनी पड़ती हैं, कभी ज़्यादा करनी पड़ती हैं, कभी कम करनी पड़ती हैं। तो ये ऐसी नहीं है चीज़ कि हम आपको ऐसे ही दवाई दे दें, ये प्रॉपर देख के उनके हिसाब से दवाई देनी पड़ती है। और जो पीछे गिरती हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनको आप कोई स्टेक या फ्रेम या किसी चीज़ से आप वो करें। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें पार्किंसंस में आपको ब्लड प्रेशर, जब वो खड़े होते हैं तो ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, पोस्चरल ब्लड प्रेशर ड्रॉप होता है, उससे गिर जाते हैं। तो जब ये उठने लगें तो बहुत ज़रूरी है कि पहले बैठें, अपने आप को टाइम दें, फिर खड़े हों, फिर अपने आप को टाइम दें ताकि वो ब्लड प्रेशर जो है स्टेबल हो जाए। और इसमें हम ये वाहिद है जिसमें हम कहते हैं कि नमक वाला पानी आप पिएं। हाँ, बल्कि हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बता दें कि पार्किंसन में होता क्या है, जिसको हम राशा कहते हैं जी, और जी, जी। हाथ कांपते हैं, ये बता दें थोड़ा तो सा। राशा जो है वो 2 तरह का होता है। एक पार्किंसंस के साथ होता है, एक वैसे ही दूसरा होता है, उसको एसेंशियल ट्रेमर कहते हैं, वो बेज़रर चीज़ है। लेकिन जो पार्किंसंस के साथ है उसमें ये होता है कि जिस्म सख्त भी हो जाता है, रिजिडिटी कहते हैं इसको। तो उसमें ये होता है कि बिल्कुल अकड़ जाते हैं और चला नहीं जाता, चलते हैं तो ऐसे झटके लग लग के चलते हैं, स्टूप्ड हो जाते हैं और राल टपकनी शुरू हो जाती है। ये सारे सिम्टम्स अगर आप किसी में देख रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास लेके जाएं ताकि इनकी प्रॉपर दवाइयाँ शुरू की जाए। फिलहाल हमारे पास 1 मिनट आखिरी है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि घर में अगर पार्किंसन है किसी को या उसको डिमेंशिया है तो साइकोथेरेपी किसकी होनी चाहिए, घर वालों की या पेशेंट की? देखिए, पेशेंट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वो न्यूरो डिजेनरेशन के पास के थ्रू जा रहे हैं, हम करेंगे भी तो इट वोंट वर्क।
और घर वालों के लिए ज्यादा जरूरी हो नहीं नहीं, वो जाएगा। तो मैं कहूंगा लाजमी, क्योंकि लाजमी। देखिए इसमें सपोर्ट थेरेपी होती जी है। हाँ, पेशेंट की जहां तक बात है वो डॉक्टर आलिया का वो तो होगा। इतना नहीं, वो उनके साथ रिसीव ही नहीं करेगा। हाँ, वो receive ही इफेक्टिव नहीं होती। करेगा। लेकिन खानदान वालों की, क्योंकि जो सपोर्ट थेरेपी होती है, ताकि वो जिस आपने कहा था कैथारसिस हो जाए, जी, वो जी। भी निकाल लें। हाँ। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो खफा इसलिए होते हैं कि यार सुनते क्यों कोई नहीं, सुनते हाँ, कोई कोई नहीं है। सुनता नहीं है, मेरी बात नहीं मानते, मुझे बेहतर पता है, दवाई नहीं खाते, ये वो। तो उनकी कैथारसिस हो जाए और उनको कोपिंग टेक्निक्स बता दें कि यार देखो, जिस तरह डॉक्टर आलिया ने कहा, ये कभी नहीं पूछना कि जी वाले साहब आप खाएंगे, आप ये कहते टोस्ट लेंगे या चाय लेंगे, वो आसान होता है। सही है, लेकिन सही है। सटल डिस्टिंक्शन होती है, क्योंकि वो कहेंगे, वो सिर्फ देख रहे होंगे आपको कि जी आपने सुना है, क्या सुना है, खाना है नहीं, तो पहले ही बता देते। जस्ट नीड सपोर्ट। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर अली, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात कर रहे थे बुढ़ापे में होने वाले मसाइल के वाले से। नाज़रीन, हमारे बुजुर्ग हमसे कुछ नहीं मांगते, हम सिर्फ उनको कुछ टाइम दे के, उनकी बात सुन के, उनकी दुआएं लेके अपना दीन और दुनिया दोनों संवार सकते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली इतवार। अल्लाह हाफिज़।